तो अच्छे अच्छे गाने भी आपको आज सुनने को मिलेंगे और ऑफ कोर्स ये तो हम आपको एक टीजर सा देते होते हैं, फिर आप ऑब्वियसली आपको गाने याद आ जाएं तो दिन में सुनते रहें आप ज़रूर। सबसे पहली खबर सबसे पहले और आपको बताएं कि सिंथिया रिची के इल्ज़ामात से सियासी भूचाल आया हुआ है, लेकिन इसका असल महाज तो कानूनी मैदान में ही हो सकेगा और बनता भी यही है। इल्ज़ामात झूठ निकले तो क्या होगा, बिग क्वेश्चन। साइबर कवानीन क्या कहते हैं। पाकिस्तान में 10 साल से रहने वाली अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने खास तौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को निशाने पर रखा। बेनज़ीर भुट्टो पर भी इल्ज़ामात लगाए। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर तो जिनसी ज़्यादती तक का इल्ज़ाम आयद किया। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्तदराजी के इल्ज़ामात आयद किए। अमरीकी खातून मुसलसल इल्ज़ामात दोहरा रही हैं। You have documentary evidence of whatever you have said about Mohtama Benazir Bhutto, and you are going to prove this in the court of law. I will do whatever is necessary to prove everything that I have said has been accurate, and I will work with authorities to the best of my ability. If I am found to be telling a lie, then I will meet my punishment. I will face my punishment. I am not going anywhere. She's so confident वैसे और अटल है अपनी बात पे। Yes, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई है। पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से रुजू भी कर लिया है। सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद ने पुलिस को दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। इसी पर ज़रा हम लीगल ओपिनियन लेते हैं। एक्सपर्ट सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद हैं कि अगर इनके इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो क्या होगा, लेकिन सच भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सारा, सबसे पहले तो सिंथिया रिची के इल्ज़ामात सच हैं या नहीं, ये फैसला तो ऑब्वियसली किसी अदालती जो फोरम है उसी पर मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस मामले ने एक और इशू फिर जिंदा कर दिया है जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। वो ही सवाल कि सोशल मीडिया पर आकर किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए, किसी को भी बदनाम कर दिया जाए, तो इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, इवन इफ इट इज़ पॉसिबल। हमारे साइबर कवानीन क्या कहते हैं। पीका है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसमें किसी को डिफेम करना, किसी को इंसल्ट करना, उसको ऑनलाइन उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। अब और उसके कुछ जो पेनल्टीज़ और पनिशमेंट्स हैं वो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं। और पहले भी इसी शो में ज़िक्र हुआ गया है कि वो लोग जो सोशल मीडिया पे गए हैं और उन्होंने ऑनलाइन हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट की इल्ज़ामात ऑनलाइन लगाए हैं, उनके ख़िलाफ़ इस कानून का इस्तेमाल किया गया है और FIA ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की हैं। लेकिन मैं समझती हूँ और इसी शो पे पहले भी मैंने इजहार किया है कि इस तरह से डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज करना और उसको एक साइबर क्राइम का एक की तरह प्रोहिबिट करना और FIA को ये इख्तियार देना कि वो इन्वेस्टिगेट करे डेफेमेशन को एक फ्री स्पीच वायलेशन भी कंसिडर की जा सकती है और मैं इसको फ्री स्पीच वायलेशन कहूँगी। अब ऑब्वियसली गलत इल्ज़ाम डालना किसी पर उसके ख़िलाफ़ कुछ रेगुलेशन तो होनी ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास एक सिविल कानून है, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है, जो कि क्रिमिनल पेनल्टीज़ नहीं बल्कि डैमेजेस की एक उसमें ऑप्शन देती है कि आप कोर्ट में जाके मॉनेटरी डैमेजेस की आप एक सूट डालें। अच्छा सारा, ये मामला इसलिए भी मुनफरद है कि सिंथिया रिची एक गैर मुल्की शहरी हैं, तो हमें वो पहलू भी मद्देनज़र रखना होगा। हमारे साइबर कवानीन का इतलाक क्या एक गैर मुल्की शहरी पर हो सकता है उस तरह से जिस तरह पाकिस्तानी शहरियों पर होगा इसका इतलाक? देखिए, अगर कोई गैर मुल्की शहरी है, वो पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं है, जब तक वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में उन्होंने कोई किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, तो ज़ाहिर है उन पे पाकिस्तान का कानून अप्लाई करेगा और जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती हैं। तो उनका इसमें एक फ़ॉरेनर होना ये बिल्कुल प्रिवेंट नहीं करता लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें उनके खिलाफ।
राइट अच्छा सारा ये भी फाइनली बताइएगा कि जब इस तरह के वाक़यात सामने आए तो हुकूमत की ये बात ठीक ही लगती है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इल्ज़ामात की आप ज़रा नौयत देखें, ऑलमोस्ट एक अदालती निज़ाम जो होता है विद इन सोशल मीडिया स्टार्ट हो जाता है। तो इजहार राय की आज़ादी और किसी की किरदार कशी में फ़र्क बहुत मुहिम वो है, बहुत ज़रूरी है कि इसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो आपके ख्याल में हुकूमत को अब सोशल मीडिया जो कंटेंट कंट्रोल करना चाहिए, कितना करना चाहिए, या फिर शुड दे इवन वेंचर इनटू दिस, या फिर ये खुद ही चीज़ें इस किस्म की हैं कि सेटल हो सकती हैं? नहीं, देखिए जहाँ तक अभी जो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से सोशल मीडिया कंटेंट को कंट्रोल करने की और रेगुलेट करने की जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स आ रहे हैं वो कुछ एक्सट्रीम मेजर्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इख्तियार देते हैं, बहुत ज़्यादा इख्तियार देते हैं लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को कि वो इन कवानीन को अब्यूज़ करें और जो फ्री स्पीच है उसको इस तरह से कानून के ज़रिए फ्री स्पीच को अप्रेस करें। और जो बहुत सी जो जेन्युइन आवाज़ें उठती हैं, जो जेन्युइन ओपिनियंस उठते हैं, जो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो फ्री स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो इन्हीं कानून, इन्हीं रेगुलेशंस जो लाए गए हैं या जो प्रपोज किए गए हैं उनके ज़रिए सप्रेस हो सकते हैं। राइट बहुत बहुत शुक्रिया सारा मलकानी फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दैट कैन बी टेकन एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर रेगुलेट भी किया जाए तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकली हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये केस ऐसा है अब्दुल्ला कि ये केस ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे आपने ओपिनियंस देखे किस तरह डिवाइडेड है ओपिनियंस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। मामले की अगर बात कर लें तो सोशल मीडिया पर माशाल्लाह एक प्रो उसका टू ऑफ और जो है वो एक जंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है और फिर दो क्लैंस बड़े क्लियरली डिवाइडेड हमें नजर आते हैं। और फिर बड़ा अजीब व गरीब एक सेंस आती है जैसे फैसले सोशल मीडिया पे हो गए, अदालत के तो नजदीक भी अभी नहीं गए, व्हिच आल्सो बेग्स द क्वेश्चन कि ये स्ट्रेट अदालत क्यों नहीं अच्छा। और इस पे ज्यादा दुख इसलिए होता है कि एक दूसरे की राय का एहतराम तो बहुत दूर की बात है, बर्दाश्त भी नहीं होती। अगर कोई आपकी राय से इख्तलाफ कर ले या आप किसी की राय से इख्तलाफ कर लें तो फौरन जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए गालम गलोच और इल्जामात शुरू हो जाते हैं किसी और नौयत के। और दिस इज टॉप स्टोरी जिस पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि इस किस्म के केसेस बड़े फ्रीक्वेंट हो गए हैं पाकिस्तान में और तो बहुत ही दिल दहला देने वाला इट्स डिफिकल्ट बट वी विल स्टिल गिव यू द अपडेट के इसकी बैकग्राउंड रादर। चकवाल में माजूर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का खौफनाक वाकया पेश आया है और पुलिस मुल्जमान तक पहुंच तो गई है, अब एक मुकम्मल केस बनाकर उन्हें सजा भी दिलवाई जाए तो मिसाल बने। FIR के मुताबिक मुतासरा बच्ची को की माँ ने कहा कि 26 मई की रात को एक नामालूम शख्स उनके घर में दाखिल हुआ, उनकी गूंगी बहरी लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता रहा और उनकी दूसरी बेटी के जागने पर वो फरार हो गया। मुतासरा लड़की ने इशारों की मदद से पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए बयान में बताया कि उसको अब तक 6 मुख्तलिफ लोग ज्यादती का निशाना बना चुके हैं। 26 मई को उनके घर आने वाला शख्स भी उनमें शामिल था जिसको वो सामने आने पर शनाख्त कर सकती हैं। मुतासरा लड़की ने बताया कि 20 मई को भी उसको एक और शख्स एक और मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और उसे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की का तिब्बी मुआयना कराया गया है और रिपोर्ट आने का इंतजार है। लड़की से ज्यादती के वाक़े में मुलव्वस 6 में से 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। एक मुल्जिम ने जमानत कबलस गिरफ्तारी हासिल कर रखी है और बाकी शायद एक फरार भी है और इसी पे हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, बच्ची की लॉयर सोशल एक्टिविस्ट खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ है। खदीजा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बच्ची गूंगी बहरी है, बोल नहीं सकती, इशारों की ज़बान से उसने बताया कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या, और फिर उसने बताया कि ये पहले भी हो चुका था। क्या ये जो लोग थे 6 मुल्जिम जो थे इनको घर वाले जानते थे? क्योंकि अगर किसी के जाएगी तो ऑब्वियसली जान पहचान तो होगी ना कि मैं जानती हूँ तो मैं जा सकती हूँ। जी हुमा, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि चकवाल में मैंने कुछ लोगों से जो है वहाँ पर कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पर ये होता है और बड़े अरसे से होता आ रहा है। अभी बड़ी रिसेंटली वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर ने एक छोटी 10 साल की बच्ची को जो है सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर उसके बाद केस चला और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उन्होंने जो है पैसों के ऊपर सुलह कर ली। लेकिन इसमें जो है बात यह है कि ये एक बड़ा जो है घनौना वाक़या है। 14 साल की बच्ची थी, गूंगी बहरी थी, बेज़ुबान बच्ची
बच्ची थी जिसको तशद्दुद किया गया, जिसके ऊपर प्रॉपर्ली उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह था कि जो ये बच्ची है ये रहती रावलपिंडी में थी अपनी माँ के पास, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर नौकरी करती थी। तो ये आई हुई थी जब से स्कूल बंद हुए थे, तो ये अपने वालिद साहब के पास आई हुई थी चकवाल रहने के लिए। तो वहाँ पर इसको जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है मुतअद्दिद दफ़ा जो है इसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। अच्छा खतीजा, यहाँ मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। 6 मुल्ज़िमान हैं, तो वाज इट अ गैंग रेप या फिर ये इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैं जिनका हम यहाँ तस्करा कर रहे हैं? एंड शी इज़ अ माइनर, शी इज़ जस्ट 14। शी इज़ जस्ट 14। ये मल्टीपल ऑफेंडर्स हैं, लेकिन ये गैंग रेप नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ औकात में जो है इस लड़की के साथ ज़्यादती की गई। एक शख्स ने नहीं की, 6 शख्स का नाम जो है वो इस बच्ची ने इशारों के ज़रिए बताया, और वो इस तरह बताया कि जब एक 26-27 की रात को जब वो घर के अंदर घुस आया और उठ गई उनकी तीनों बेटियां, इनके घर में तीनों बेटियां उठ गई, उन्होंने शोर मचाया, तो उस जो है डर के मारे भाग गया, जिसकी वजह से उस बच्ची ने फिर बताया कि मेरे साथ मुतअद्दिद दफ़ा और भी बंदों ने ज़्यादती की है। तो उसके बाद जो है FIR जो है कटवाई, कंप्लेनेंट उसमें है इनकी वालदा, और नामजद है 6 मुल्ज़िमान हैं, मल्टीपल ये ऑफेंडर्स हैं। एक ही ऑफेंस है रेप का जिस पर इन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, और 2 की अबूरी ज़मानत हुई हुई है, जिसको कहते हैं इंटरिम बेल। वो एक टेम्प्रेरी बेल है, वो गालिबन जो है अगली तारीख पे जो है मोस्ट लाइकली जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट एक जो इशू है, मुद्दा ये जो उठाया है, ये बेल बिफोर अरेस्ट जो होता है ऐसे केसेस में, जो एक माइनर का रेप हुआ हो तो उसमें भी बेल बेशक इंटरिम हो, लेकिन उसमें भी बेल हो जाती है, बिकॉज एब्सकॉन्ड करने का, भागने का तो बहुत चांस होता है। अभी भी आप बता रही हैं कि 6 में से एक बंदा तो भाग चुका है ऑलरेडी। एक बंदा जो कि मेन उस रात को आया था घर के अंदर, वो तो फ्यूजिटिव टू लॉ है, वो तो भागा हुआ है बिल्कुल। तो ये जो बाकी 2 हैं जिनको इंटरिम बेल मिली है, इसमें होता ये है कि एक तो ये जो है स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के साथ स्पेशल इसका क्लॉज है कि इसमें तो डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि इसमें सुलह सफाई की कोई गुंजाइश नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल भी है और ये बेलेबल भी नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि चूँकि ये FIR जो है वालिदा ने कटवाई, और इसमें फिर कानूनी तौर पे इस FIR में ये नहीं बताया गया कि कितने दिनों के दौरान और किस रात को जो है कब कौन लेकर गया, कौन से मुल्ज़िमान, तो उनका जो रोल एट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो इसमें होता है कि इंटरिम बेल मिल जाती है, लेकिन ये इंटरिम बेल जो है वो कैंसिल होने के मोस्ट चांसेस होते हैं कि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि अच्छा, इसमें अब ये बताइएगा खतीजा कि ये बच्ची ज़ाहिर है स्पेशल है, बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, नरेट करना इसके लिए मुश्किल है। आई वंडर कि इतनी एक्सपर्ट होगी साइन लैंग्वेज में जहाँ से आ रही है कि ये एक्सपर्ट्स को अपनी बात बता सके। तो क्या इस कमज़ोरी का फ़ायदा कहीं मुल्ज़िमान तो नहीं उठा लेंगे? हमारे सिस्टम में इस किस्म के अगर केसेस हैं जहाँ स्पेशल लोग इन्वॉल्व हैं इन मामलात में, तो उसकी क्या प्रेसिडेंस मौजूद है? देखिए, इसमें होता ये कि चूँकि ये एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसको जो है प्रॉपर एक इंटरप्रेटर होता है जो कि इंटरप्रेट करता है साइन लैंग्वेज। तो इसने जो अदालत में बयान दिया है कल, अपना 164 की स्टेटमेंट दी है, वो इस तरह ही दी है कि इसकी एक टीचर जो है वो जो साइन लैंग्वेज समझ सकती थी वो अदालत में खड़ी हुई थी, और 164 की स्टेटमेंट ऐसे हुई जिसमें इसने रोल्स बताए किस किस दिन में और किस औकात में जो है इसके साथ ज्यादती की गई, और इन 6 मुल्ज़िमान के रोल्स जो हैं वो इनको दिए। अच्छा खदीजा, वेरी क्विकली ये भी बता दीजिएगा, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो ये भी बता दें कि आपने पहले बात के शुरू में जिक्र किया था किसी और केस का जहां कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और पैसे इधर उधर हुए और बात सारी सेटल होगी। ऐसे केसेस में क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? क्या वहाँ लोगों को मतलब एक ऑनर की बात होती है, बिल्कुल राजीनामा कर लेते हैं इतने बड़े ऑफेंस पे भी? उमा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली और काबिल शर्मिंदगी की बात है कि हमारे यहाँ पर जब भी कोई केस ऐसा उठाया जाता है तो वो ट्विटर की जीनत बन जाता है, 2-3 दिन का एक हैशटैग, एक ट्रेंड चल जाता है और फिर हम भूल जाते हैं उस केस को। लेकिन इस केस में जब ये डाई डाउन करती है सोशल मीडिया सपोर्ट या मेन स्ट्रीम मीडिया की सपोर्ट, तो वाकई में चूँकि ये इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो जो कंप्लेनेंट होती है, जो मदई होता है, वो इतना जो है इस लंबे प्रोसेस से थक जाता है, या फिर वो कहते हैं कि ख़ानदान की जो है फैमिली ऑनर
केस में आ गया है, इन्वॉल्व हो गया है, या इस केस को जल्दी से जल्द निपटाया जाए। और ये हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत जो है ना एक घनौना मसला है जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है, और ये अभी भी हर या तो केस रिपोर्ट नहीं होता, या फिर अगर रिपोर्ट होता है तो उसमें सुलह सफाई जो है वो हो जाती है। हालांकि ये कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता, इसमें जज एक्शन ले सकते हैं कि इस केस को जो है स्टेट प्रोसिक्यूट करे और इनको इनके कानूनी जो है अंजाम तक पहुंचाया जाए। राइट खदीजा, हम आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि वी आर वेरी कंसर्न कि ये क्या हुआ है, और ख़ास तौर पे एक गूंगी बहरी बच्ची जो कि सही तरह बता भी नहीं सकी पहली बार जब उसके साथ हुआ है, और जिस तरह खदीजा भी हमें बता रही थी कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें तो कोई बेल वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती अगर ये कन्विक्ट हो गए। सो वी आर गोइंग टू कीप वॉचिंग कि इसमें होता क्या है। सोचता है ना कि इतनी हमारे इर्द गिर्द मसाइल हैं, वबा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की जानें बच रही हैं, तो वो शदीद बीमार हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो रहा है, फिर कहीं परिंदे तोते बाहर उड़ा देने पे बच्ची को मार दिया जाता है, तो ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, सोचने की जरूरत है। अच्छा, गुड न्यूज़ इज कि हमारे आपको पता है हम वैसे टिकटॉक की बात कर, अच्छा सॉरी प्लीज, हम टिकटॉक की बात कर रहे थे ब्रेक में। कराची में एक ऐसा पुलिस स्टेशन जो कि फेक पुलिस स्टेशन था पकड़ा गया, उस पर छापा मार के सील किया गया, जहाँ पे टिकटॉकर्स जो हैं वो वर्दियां पहनकर टिकटॉक बना रहे थे। अच्छा, वैसे दुनिया में सिर्फ दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, एक ये टिकटॉक ऐप और दूसरा वो तमाम शोज जहाँ पे टिकटॉकर्स हैं मौजूद। हाँ, ये आजकल टीवी पे ऐसे शोज चल रहे हैं जहाँ टिकटॉकर्स हैं, और मैं तो खौफजदा हो गई थी देखिए, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग। बात मेरी आपने ना बीच में डाल दी, तो बताना ये था, अब मैंने इतना प्रीएम्बल पूरा स्टार्ट किया हुआ था, बट बेसिकली फवाद खान है ना अपना, फवाद खान मतलब वी लव हिम बट अपेरेंटली द वर्ल्ड आल्सो लव्स हिम। तो फवाद खान जी 2020 के लिए दुनिया भर के 100 पुरकशिश चेहरों के लिए नामजद किए गए हैं, और the 100 most handsome faces of 2020। अब थोड़ा सा खामोशी से फवाद खान को देखा ना जाए थोड़ा सा। अच्छा, ये आप करें, और मैं बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पर फवाद खान समेत उन तमाम उम्मीदवारों की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिनका नाम 2020 के पुरकशिश तरीन चेहरों के लिए नामजद किया गया है, और इंडिपेंडेंट क्रिटिक 1990 से दुनिया के पुरकशिश चेहरों की फहरिस्त मुरतब करता आ रहा है, और फहरिस्त में फवाद खान के साथ कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले हॉलीवुड अदाकार कियानू रीव्स और इंग्लिश अदाकार डैनियल रेडक्लिफ, अमरीकी अदाकार जेसन मोमोआ जो कि एक्वामैन बने थे, बिल्कुल एक्वामैन बने थे, और इंग्लिश गुलकार ज़ैन मालिक ये भी थोड़ा सा पाकिस्तानी एलिमेंट है, इनमें सर्टनली पाकिस्तानी एलिमेंट है। और फवाद खान ने इससे पहले भी बहुत से एजाज़ात अपने नाम किए हैं, एंड 2015 में आपको याद दिला दें, फवाद खान को ईस्टर्न आई के जरिए करवाए गए सर्वे में टॉप 10 मुतासिर जो हैं एशियन, मतलब इम्प्रेसिव ओके एशियन मर्दों में शामिल किया गया था। फिर 2017, 2018 में भी उन्हें खूबसूरत चेहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। बेसिकली इनको फॉर लाइफ मेंबरशिप इस क्लब की दे दे तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक एतराज़ और एक कंप्लेंट हम यहाँ कर दें, फवाद खान हमें शायद देख भी रहे हो कि ये हमें कम नज़र आते हैं। ही डज नॉट डू अ लॉट ऑफ मूवीज़ और टीवी, तो अब खैर वो इतना करते ही नहीं है, ड्रामाज वगैरह, मतलब ज़्यादातर अगर हम इनको देखते हैं तो कोई प्रोडक्ट एंडोर्समेंट होती है या कोई कैंपेन होता है कुछ इस किस्म का, अदरवाइज वी रियली डोंट गेट टू सी हिम, व्हिच इज सो रॉन्ग। अच्छा जी, आई होप फवाद ने आपकी बात सुन ली होगी। अब ये बता दें आपको कि कोरोना वायरस की वजह से 100 दिन की मअतली के बाद प्रीमियर लीग एक बार फिर 17 जून से दोबारा शुरू होने जा रही है, तो गुड लक फॉर दैट। खेल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्लब के खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं, बेहतर बनाने के साथ साथ फिटनेस को मद्दाहों के बगैर मैच खेलने की आदत भी सबको डालनी होगी, लेकिन फैंस आर रियली हार्ट ब्रोकन, क्योंकि हमने PSL के बिल्कुल लास्ट जो 1-2 मैचेस देखे थे ना, जब बिल्कुल कोई स्पेक्टेटर्स नहीं थे, तो वो दैट वाज अच्छा थोड़ा अब लाइफ इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, जहाँ पे कंटेन हो गया है, वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है। वेस्ट इंडीज जो है वो इंग्लैंड के टूर पर जा चुकी है, रवाना हो गई है, तो वहाँ पे लेकिन बगैर स्पेक्टेटर्स के मैच ही होंगे। ये बगैर स्पेक्टेटर्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको कुछ ही देर में इस ब्रेक के बाद। तो सुहेल अब्बास को तो हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की बात करेंगे। बहुत से लोग हैं जो इससे लड़ रहे हैं, नबर्द आज़मा हैं,
सेहतयाब भी हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग, लेकिन बहुत से लोग क्रिटिकली इल भी हैं। उनका हौसला बढ़ाना है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और आपके बहुत से सवालात जो आजकल लोग अस्पताल भी जाने से इज्तनाब कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ऑनलाइन क्लिनिक कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है, वो हमने सोचा कि हम एड्रेस करें और इसके लिए नंबर है, हमारे साथ एक माहिर मौजूद होंगे और नंबर हम आपको बता दें एक मरतबा फिर 0213-2271-266। आप अपने सवालात, अब ये लाइन ओपन है, हमें बताना शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पीक था कोरोना का वो अब आने वाला है, तो लिहाजा जिस तरह नंबर्स बढ़ रहे हैं वो पीक जो है इट्स वेरी क्लोज, दैट इज व्हाट पीपल आर स्पेक्युलेटिंग। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के तेजी से बढ़ते केसेस बता रहे हैं कि मुल्क में वायरस अपने जोरों पर है और पाकिस्तान कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन सकता है। खुदा के लिए अवाम एहतियात का दामन मत छोड़ें, ये तो हम आपको बार बार कह रहे हैं। NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत ऑक्सीजन सप्लाई के साथ 1000 बेड्स की तादाद में इजाफा यकीनी बनाएगी, जो मुल्क के बड़े शहरों में दिए जाएंगे और अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की फराहमी के लिए पाक निगहबान ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। और कल तक कोरोना को आम फ्लू कहने वाले वजीर आजम इमरान खान भी आज हालात की संगीनी का एतराफ़ कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये एक दफ़ा सुन लें। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। अब जिधर से आगे पाकिस्तान जाएगा, अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। यहाँ वज़ीर आज़म की आपसे मुराद हम सब थे कि हमारे लिए मुश्किल वक्त आने वाला है और मुल्क भर में आज वेंटिलेटर्स और बिस्तरों की किल्लत हो गई है। कुछ अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स के अलावा आम वार्ड्स भी कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। दीगर कई अहम शख्सियात के अलावा शाहिद खान अब्बासी, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, उनकी वालिदा और वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। रुबीना अशरफ समेत कई शोबिस शख्सियात भी कोरोना में मुब्तला हैं। ऑल्दो रुबीना अशरफ साहिबा इज़ आउट ऑफ डेंजर, शी इज़ नॉट क्रिटिकल एनी मोर, शी इज़ ऑन अ वे टू रिकवरी। इनके बारे में भी बहुत अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो प्लीज़ किसी भी ऐसी अफवाह पर कान ना धरें। और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म भी वापस ले लिया है। डॉक्टर रिजवान उप्पल पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। और लंग्स को ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मुतासर करता है ये कोरोना वायरस, और जो लोग पहले ही अस्थमा वगैरह का शिकार हैं उनके लिए और ख़तरे की घंटी है। लेकिन आपके सवालात के लिए हमारा फ्लोर ओपन है। अच्छा जी, डॉक्टर रिजवान उप्पल आज हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब आपसे बहुत सी बातें करनी है। बहुत से ऑलरेडी हमें कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं और हमें क्वेश्चंस भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पहले आपसे कर लूं क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं और आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं कि जिनको कोरोना होता है और फिर वो उससे ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका ये कहना है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि उस रिकवरी में भी बड़ा टाइम लगता है, हफ्ते गुजर जाते हैं और उनमें वो एनर्जी और वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आती जो पहले से थी। इसलिए वो कहते हैं कि जी नंबर्स में तो हमें रिकवर में डाल दिया जाता है लेकिन हमारी रिकवरी प्रोसेस बहुत लंबा है। इज दैट राइट? जी बिल्कुल, ये ठीक है, लेकिन ये तमाम पेशेंट्स में नहीं है। ये मुख्तलिफ पेशेंट्स की हेल्थ, जनरल हेल्थ के लिहाज से है। और मैंने ये देखा कि कई दफ़ा पेशेंट्स 10 दिन के बाद दे आर ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल, लेकिन किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद आम तौर पे फुल रिकवरी में उसके बाद 1 हफ्ता यूजुअली और लग जाता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं यूजुअली उनको 2 हफ्ते, लेकिन इसमें डाइट, रेस्ट, उसका बड़ा रोल है। और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत ही कंटेजियस भी है। तो उसके बाद कई लोग रिकवर होने के बाद भी ये शिकायत करते हैं कि उनको नकाहत, कमजोरी, और जब एक्सर्ट करते हैं तो उसके बाद थक जाते हैं। तो यस, दिस इज वन कॉमन प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, हम क्विकली मुख्तलिफ ज़्यादा हम सवाल शामिल करना चाहते हैं लोगों के, इसलिए हम क्विकली बात करेंगे। हमें माहम पूछ रही हैं शेखपुरा से कि उनके सूंघने की हिस्स आर्जी तौर पर ख़त्म हो गई है, उन्हें ये लग रहा है, तो क्या दिस इज़ अ साइन कि उन्हें कोरोना वायरस हो चुका है? बिल्कुल, ये एक एटिपिकल साइन है उसका। यूजुअली कॉमन जो हम हर एक को बताते हैं वो तो बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का चढ़ जाना, ये खांसी, ये कॉमनेस जो है। लेकिन कुछ एटिपिकल है जिसमें एक ये स्मेल का खत्म हो जाना, या जायके का खत्म हो जाना, या कंफ्यूजन हो जाना, ये 3-4 एटिपिकल साइंस है, या डायरिया होना, ये हो सकते हैं। लेकिन इस एट द सेम टाइम हमें याद रखना चाहिए कि लॉस ऑफ स्मेल कुछ एलर्जी के साथ भी होती है, तो ये भी हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए उसके साथ।
अगर हमें पता हो कि हमारा किसी के साथ एक्सपोजर हुआ है या कांटेक्ट हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी स्मेल इफेक्ट हो रही है और बुखार भी हो रहा है और दूसरे सिम्टम भी हैं, हमें कोरोना पे शक करना चाहिए। ये एक कॉमन उसमें आजकल आ रहा है हमारे मुल्क में। ठीक है, अच्छा, अदनान का फैसलाबाद से अलामात के बारे में सवाल था, वो तो इसी में कवर हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो बड़ी वायरल भी हुई है और कुछ लोग जिनको लोग रिलायबल भी समझते हैं वो भी इसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, सना मक्की। मतलब ये चाय के फॉर्म में ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, डज इट एक्चुअली हेल्प? मतलब इसके क्या फवायद हैं? कोरोना के हवाले से लोग इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली सना जो है ये हमारा एक पुराना एलोपैथिक प्रोडक्ट भी है जिसको हम यूज करते हैं, हर्बल भी है। सना कब्ज के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इसको हमने कम कर दिया, बहुत थोड़ी दवाइयों में अब आता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स थे और उनमें से एक ये थी शदीद लूज टूल भी करते हैं और जिगर के लिए भी कभी कभी नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर लोग इसको इस तरह इस्तेमाल आजकल जिस तरह कर रहे हैं इतने ज़्यादा लोग, तो उसमें कई लोगों को इतना ज़्यादा डायरिया हो जाता है या कब्ज कुशा है ये कि वो डिहाइड्रेशन में जाना शुरू होते हैं। तो मेरा ये ख्याल होगा कि चूंकि आजकल ये वायरल इन्फेक्शन में कोई मुस्तनद इलाज नहीं होता, हर्बल भी आती है, एलोपैथिक भी आती है, नॉन अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी सारी आती है, तो कई लोगों ने इधर से उधर से हर चीज़ फॉलो करनी शुरू कर दी और मीडियाज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो फैलती हैं तो लोग फ्रस्ट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। मैंने भी कई पेशेंट से सुना भी है और ये देखा भी है कि कई लोगों ने इसको यूज़ किया और कईयों को डिहाइड्रेशन हुई। तो उसमें डिहाइड्रेशन इस वायरल इन्फेक्शन जो कोरोना है उसमें नुकसान दे, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, क्लियर कर दिया। तो प्लीज तमाम पेशेंट्स जो इस वक्त लड़ रहे हैं सना मक्की का बगैर सोचे समझे इस्तेमाल ना किए चले जा रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू सूट एवरीबॉडी, तो लिहाजा ये भी बिल्कुल ही ब्लैंकेट इसकी वो ना समझें कि सारों के लिए बहुत फवायद है। अच्छा, मिसेस कलीम ने कराची से पूछा है कि उनके लंग्स में ब्लड क्लॉट्स हैं, तो वो कह रही हैं कि उन्हें कितना बचने की जरूरत है कोरोना वायरस से। देखिए, ब्लड क्लॉट्स आमतौर पे या पल्मोनरी एम्बोलाई होते हैं, क्रॉनिक इनका मेरे ख्याल लंग्स की प्रॉब्लम होगी आमतौर पे। मैं इसको यहाँ से अगर शुरू करूँ तो इनका सवाल का जवाब भी आ जाए कुछ लोग भी कि ये कोमॉर्बिड कंडीशन उसका हम कहते हैं कि एसोसिएटेड और बीमारियां और उसके साथ कोरोना भी आ जाए तो क्या होगा। उनमें जो सबसे डेंजरस सिचुएशंस जिनके लिए ज्यादा चांस होते हैं, मोर देन 10 to 15% रिस्क बढ़ जाता है, वो है कार्डियक। उसके बाद हमारे पास डायबिटीज आती है और उसके बाद फिर ये लंग की कंडीशन आती हैं। तो खास तौर पे जिस तरह इनका सवाल है कि हमारे लंग्स के अंदर ये क्लॉट्स हैं, इनके पल्मोनरी एम्बोलाई, इनको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, इनको अवॉइड करना चाहिए कि क्या नाम है जितना बच सकें इस इलनेस से। और कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी हेल्दी पर्सन इनको रिस्क ज़रा ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये भी है, बहुत से लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स फील होना स्टार्ट हो जाए तो बिकॉज आवर हॉस्पिटल्स आर सो ओवरवेल्म्ड, तो फॉर अ व्हाइल एटलीस्ट आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने घरों में ये कोरा बना लें। मतलब ये एक ऑल अक्रॉस द बोर्ड ये एडवाइस दिया जा रहा है, लेकिन कब तक आप वो रखें? मतलब व्हाट इज द अलार्म दैट गोज ऑफ कि आपको पता है कि आपको कुछ हो रहा है, आपको ड्राई कॉफ है, ब्रीदिंग इशू हो रहा है, लेकिन अभी तक आपको कोई फीवर नहीं है, तो क्या बुखार होना शुड बी द लास्ट ऐप के जी इसके बाद तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर, या फिर इसके बाद इतने घंटे बाद इतने दिन बाद आपने अपना कमरा एटलीस्ट अलग कर लेना? हाँ, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल। आज से कुछ दिन पहले हम बार बार हाथ धोना, बचत की बात करते थे, वो तो अपनी जगह अभी भी कायम है। ये अभी रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब ये होना शुरू हो गया, बीमारी बहुत आम हो रही है। देखिए, जिस किसी को बुखार हो, खांसी हो, सांस की तंगी हो, सबसे पहले वो क्लिनिकली सस्पेक्ट करे कि मुझे कोरोना तो नहीं है, पहली बात। इवन ये घरों में इलाज, इस वक्त ज्यादा इलाज घरों में ज्यादा अच्छा हो रहा है। मोर देन 95% लोग ठीक हो जाते हैं खुद। माइल्ड इलनेस ज्यादा कॉमन है, अगर हम स्टैट्स के लिहाज से भी देखें तो ये तो घर में इलाज होना चाहिए, अपने आप को खुद इलाज करने। कब करना है वो मैं बताता हूँ। एक तो जब आप देखें कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रही है, उसके लिए या तो हम सैचुरेशन मीटर यूज कर सकते हैं, छोटा सा उंगली पे लगाने वाला मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो उसमें एक निशानी होती है कि हमारा सांस इतना खराब हो रहा है कि हम बैठे बैठे ब्रेथलेस हो रहे हैं, हमारी जुबान या हमारे ईयर लोब या लिप्स ये नीले हो रहे हैं, यानी कि हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। इसका मतलब है हमारे लंग्स इस वक्त पूरी तरह काम नहीं कर रहे, तो उस वक्त हम हॉस्पिटल से रुजू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज रुकूंगा, जब आपको शक पड़े कि मुझे कोरोना हुआ तो अपने रेगुलर डॉक्टर से पहले रब्ता करें, नए डॉक्टर्स के पास मत जाएं शुरू में, क्योंकि हर डॉक्टर इस वक्त ओवरवेल्म्ड है। एकदम हॉस्पिटल को रश ना करें, हॉस्पिटल्स इस वक्त ओवर स्ट्रेच्ड हैं, उसमें सिर्फ वो पेशेंट जाएं जो कंट्रोल नहीं हो रहे। और घर में एक इलाज का मैं बड़ा आसान तरीका बताऊंगा कि अगर किसी को इतना ज्यादा सांस खराब हो गया तो इसके लिए दो चीजें, एक तो उल्टा हम कहते हैं प्रोन लेट जाए, सीने पे लेट जाए और सांस से उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर होती है।
दूसरा एक और चीज़ है हाई फ्लो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लें और उसको भी हम घर में यूज कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल इस वक्त बेड ऑक्यूपेंसी हर डॉक्टर शहर साहब में, ये हर सवाल बड़ा हॉस्पिटल में। अहम है पूछना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मंगवा लें, हम लोगों को नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं है लोग कहाँ से daunt मिलेंगे। हो जाते हैं इस बात से कि अब हम कैसे करेंगे। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिल जाएगा, अस्पताल से मिलेगा, फार्मेसी से मिलेगा, हाउ टू अरेंज इट? देखिए ये वो बातें हैं, एज ए डॉक्टर मैं कभी किसी को कॉमन पब्लिक फोरम पे ना कहूँ ये, लेकिन ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है, पेंडेमिक है और घरों में बीमारी आ चुकी हुई है। हम आमतौर पे इलाज दवाइयों के नाम इस तरह की चीज़ें नहीं बताते, लेकिन ये इस वक्त ऐसा है कि हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर आमतौर पे करीब तरीन किसी क्लिनिक पे अगर हो, नहीं घर में आप ज़्यादा अफराद हैं तो किसी जगह से ऑक्सीजन सिलेंडर अगर इजीली अरेंज हो सकता है, घर में होना चाहिए, जबकि ज़्यादा लोग घर में अफेक्टेड हों और हमें नज़र आ रहा हो कि बीमारी उनमें से किसी को अलामात बढ़ रही हैं। लेकिन मैं ये भी जरूर ताकीद करूंगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, खासतौर पे ये इन्फ्लेमेबल होता है। बिल्कुल। तो इसके नजदीक कोई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें बताई हैं। ये बच के रहना चाहिए, ये बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, ज़ोहैब अशरफ लाहौर से पूछते हैं, और ये बहुत से केसेस में हुआ है कि जरा रैपिड टेस्ट हुआ या और टेस्ट हुए तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई, लेकिन जब पीसीआर में वो नेजल नाक वाला टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्या हम रिकवर कर गए कोरोना से या उसके बावजूद पीसीआर आने के हमें 14 दिन आइसोलेशन में रहना है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मेरे पास भी हर रोज हर दफा आ रहा होता है। देखिए डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल सस्पिशन है कि मुझे कॉन्टैक्ट था, अब अलामात आ रही हैं, बुखार है, मुझे शक है कि मुझे हो गया, तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट है पीसीआर होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में कहते हैं, या इसमें हम नाक से और गले से या दोनों जगहों से सैंपल लेते हैं और उसको हम एक खास लैब में भेज के टेस्ट करवाते हैं जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। डायग्नोज सिर्फ इस पे होता है। एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और एंटीबॉडी टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। आमतौर पे एंटीबॉडीज टेस्ट को हम जो यूज करते हैं वो एज एडिशनल एविडेंस अलोंग विद द पीसीआर या इम्यून स्टेटस देखने के लिए, और वो भी ठीक होने के 1 हफ्ते के बाद या पहले सिम्टम आने के 3रे हफ्ते के बाद हम उसको टेस्ट करके देखना चाहें कि हमारा इम्यून स्टेटस कैसा है, उसमें करते हैं। वो ये रहा कि कई दफा पीसीआर पॉजिटिव आता है तो एंटीबॉडी टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि वो उसमें गलती होती है। या पीसीआर नेगेटिव आए क्योंकि पीसीआर कई दफा पहले 2-3 दिन या कई दफा मिस हो सकता है, तो वो नेगेटिव आया, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो पेशेंट्स लैब्स की तरफ भागते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये सारी दुनिया में एफडीए, सीडीसी, पाकिस्तान गवर्नमेंट हर कोई कह रहा है, लैब सारी कह रही हैं, तो मेरा मशवरा सब लोगों को होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी कि शक कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, और अगर अलामात हैं अपने डॉक्टर से रजू करें, वो कहता है कि पीसीआर टेस्ट कराएं या आप खुद भी करवाते हैं, उस पर पॉजिटिव आता है, या अगर आपका नेगेटिव आता है और आपके फिर भी अलामात है 2-3 दिन बाद दोबारा करवाएं गैप के बाद, अगर वो पॉजिटिव है दैट्स इनफ, कुछ ना और करें। उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट का सोचें। राइट डॉक्टर साहब, अब ये जो सवाल आया है ये बेसिकली आई एम श्योर इट वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल आपसे पूछ लेते हैं कि जब इंसान को पता चल गया कि जी उसको कोरोना, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, तो उम्मीद के साथ उम्मीद के साथ कितने दिन या हफ्ते में एक्सपेक्टेशन रख सकता है इंसान के बेहतर हो जाएगा एवरेज? जी इसमें 3-4 चीजें मैं इकट्ठी बता दूंगा अलग अलग करके। सबसे पहले तो हो गया कि हमने ठीक कितने दिनों में यूजुअली होते हैं। मैं परसेंटेजेस अगर बताऊं, जो चाइना के अंदर जो स्टैट्स है उसके लिहाज से हमारे स्टैट्स अभी नहीं आए, हमारे स्टैट्स मैं उम्मीद करता हूँ शायद इससे बेहतर हों। आमतौर पे जिनको ज्यादा सीवियर इलनेस होती है 81% वो लोग हैं जिनको बिल्कुल माइल्ड इलनेस होती है और वो ठीक हो जाते हैं। 14% वो लोग हैं जिनको ज्यादा सीवियर इलनेस होती है लेकिन उनमें से भी मेजॉरिटी ठीक होते हैं, और सिर्फ 5% हैं जो क्रिटिकल होते हैं। और क्रिटिकल से मुराद है जिनको अस्पताल जाना पड़ता है, आईसीयू और बाकी चीजें। अब वो जो पहले 81% थे उनके ऊपर जो आप ड्यूरेशन करती है, आमतौर पर 10वें दिन लोग ठीक हो जाते हैं। ये जो आम पहले 81% है, 10वें दिन या बिल्कुल इनका ठीक हो चुका होता है। और उस वक्त हम अगर पीसीआर भी करवाएं तो कई लोगों का पीसीआर आ रहा होता है लेकिन यूजुअली वो इन्फेक्टिव इतने नहीं होते। तो कहना ये मकसद क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको आज पॉजिटिव हुआ पीसीआर पे और अलामात भी आ गई हैं, तो आमतौर पे 10वें दिन पे जाके वो ठीक हो चुके होते हैं। और हम कहते हैं उसके बाद मजीद 3 दिन के बाद जब अलामात खत्म हो गई हों तो आप कहते हैं यू आर फ्री,
अब बेशक आइसोलेशन को कम कर दें, नंबर 1। या हम कहते हैं कि आज हफ्ता हो चुका हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैंने पीसीआर करवाया और वो नेगेटिव हो गया, तो मैं एक और पीसीआर कराऊंगा विद इन 24 to 48 आवर के गैप से। मतलब आज अगर एक मैंने करवाया वो नेगेटिव आया, तो एक और पीसीआर जो 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे पे होगा, अगर वो भी नेगेटिव आता है, आई एम क्लियर। तो ये दूसरा हो गया। अच्छा, जल्दी से शहनाज का एक सवाल है, और ये सवाल मेरे से भी काफी लोगों ने पूछा। बाज लोग कहते हैं जी बच्चे वल्नरेबल हैं, बच्चों को नहीं होता है, बड़ी थ्योरीज चल रही थी कि बच्चे, बाज कहते हैं जी बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, बाज कहते हैं बच्चे इससे बचे रहते हैं, तो क्या एग्जैक्टली साइंस है? और खास तौर पे डॉक्टर साहब सवाल जो स्पेसिफिकली ये है कि क्योंकि अब लॉकडाउन में काफी नरमी आ गई है, अब जरा दोबारा से इजाजत है बच्चों को बाहर जाने की, तो फिर भी क्या एहतियात करें? देखिए, बच्चे सबसे ज्यादा सेफ है, मैं ये कहूंगा। अच्छा। उनको रिस्क सबसे कम है। आमतौर पे बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होती है। एसिम्प्टोमेटिक से मुराद ये बच्चे को हो गई, लेकिन वो उसको शायद इतना वो घर में बुजुर्ग को ला के दे देगा, जिस तरह इटली में हुआ, ज्यादातर बच्चों ने ला के बुजुर्गों को दिया। खतरा बच्चों ग्रुप में आता है जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको खतरा जरा थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू किड्स। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से मैं कहूँगा सेफ है, लेकिन ये असूल नहीं है। उनकी परसेंटेज या स्टैट्स जो बताते हैं वो इट इज लेस देन 0.1%। अब स्टैट्स के लिहाज से, एज के लिहाज से मैं जरूर एक चीज बताऊंगा, ये पूरी उम्मीद 2-3 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। वो लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, उनमें 14% चांस रिस्क होता है कि क्रिटिकल डिजीज होगी। जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा, उनको 1.5% रिस्क होता है कि वो क्रिटिकल डिजीज में जाएंगे। जो 40 से ज्यादा, उनको 40 से कम है, उनको 0.4 है, और 40 से नीचे जो है उनको 0.2, यानी कि 100 में से 0.2, यानी कि 1000 में से 2 मरीज। तो एक एंग्जाइटी जो फैली है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं एज ए डॉक्टर साहब को रिलैक्स कर रहा हूँ, वो रिलैक्स होकर लौट हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम जो अभी देखने में आ रही है, पेशेंट को कोरोना हो गया और वो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आधी बीमारी कोरोना से होती है और आधी एंग्जाइटी से हो रही होती है। Absolutely. और कई दफा मैंने देखा, मैं पेशेंट्स को एंग्जियोलिटिक्स भी दे रहा होता हूँ कि आप एंटी एंग्जाइटी लें, और दिस इज वेरी कॉमन कि 9वें दिन आके वो कहते हैं मैं टेस्ट भी ठीक हो रहा है, मैं बुखार भी उतर चुका हुआ है, सांस भी नहीं, फिर एकदम वो कहते हैं मेरा सांस खराब हो रहा है। एंड आई हैव सीन कि उनको एंग्जाइटी होती है कि मुझे शायद बीमारी है, फियर ऑफ अननोन, और वो सांस को खराब करती है। तो अल्लाह से पूरी उम्मीद भी हम रहे, और अल्लाह इंशाल्लाह ये वायरल इन्फेक्शन में से हमें बचा के रखे इंशाल्लाह। डॉक्टर रिजवान ऊपर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, पल्मोनोलॉजिस्ट। बड़े आसान अल्फाज में और बड़े समझाने वाले अंदाज में आपने इस तमाम सवालों के जवाब दिए। एंड विदाउट बीइंग, देखिए बात ये होती है सबसे पहले तो अपने इमोशंस निकाल लें, बी वेरी प्रैक्टिकल कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। और डॉक्टर साहब ने जो लास्ट चीज़ कही है, और मैं इसको डेफिनेटली सेकंड कर सकती हूँ क्योंकि सांस के इश्यूज कुछ मुझे भी हैं, बचपन से ही क्रॉनिक है। टेंशन लेने से सांस का इशू ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप अपने आप को रिलैक्स करें, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलमोस्ट कंट्रोल। मतलब अगर आपको दमे का भी कोई अटैक हुआ हो, एजमा भी हो रहा हो या लग रहा हो होने वाला है, जितना आप टेंशन लेंगे कि ये मेरे पास मेरा इनहेलर नहीं है, ये हो सकता है हो जाएगा, सो यू नीड टू रिलैक्स। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, बहुत से ट्वीट्स भी आ रहे हैं हमें साथ में कि कुछ बातें रह गई, बहुत सी बातें आप लोग कर सकते हैं कोरोना रिलेटेड। कल अगेन वील डू द सेगमेंट एट 10। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुकीम है, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपनी तरसीलात या होम रेमिटेंसेस की सूरत में अपने ख़ानदानों के साथ साथ मुल्क की मईशत का भी बड़ा सहारा बनते हैं। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनकी रेमिटेंसेस बआसानी वतन पहुँचें और बर वक्त उनके काम आए। और इस सिलसिले में JS बैंक बहुत फाल किरदार अदा कर रहा है। एग्जैक्टली क्या कर रहा है? एवेलिन जूलिया गिल, हेड ऑफ डिपॉजिट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट JS बैंक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया एवेलिन, बहुत मुस्तफीद होंगे लोग, जानना चाहते हैं इस बारे में। तो पहले आप ये बताइए कि पाकिस्तानी मईशत के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से जो रेमिटेंसेस आती थीं, उनसे पाकिस्तानी मईशत की कितनी हेल्प, कितनी मदद होती है? जी, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग व्हाट एग्जैक्टली इज़ होम रेमिटेंस। बेसिकली जब भी कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाता है फॉर वर्किंग, और उसके बाद वो भेजता है पैसे अपनी फैमिली के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, तो दैट बेसिकली इज़ होम रेमिटेंस। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी लीगल वे से पैसा आया होता है उसको यूज़ करते हैं फॉर पेइंग ऑफ देयर इम्पोर्ट्स एज वेल। अब क्योंकि रेमिटेंस इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स जिससे फंड्स आते हैं कंट्री में, सो इट इज़ ए क्रिटिकल मीन्स जिसकी वजह से हम इम्पोर्ट्स पे ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली नेट इम्पोर्टिंग कंट्री ही हैं। रेमिटेंस आती है तो बेसिकली आपकी वेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही होती है, वेल्थ आती है तो आपकी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट हो पा रही होती हैं।
वी हैव अ लॉट ऑफ एरियाज़ इन पाकिस्तान जहाँ पे रेमिटेंस प्लेज अ की फीचर, और वो उनकी इकॉनमी का की फीचर भी पार्ट प्ले कर रहा होता है। अच्छा एवलिन, ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच कैन बी सेंट बैक, कोई कैप होती है? ऑब्वियसली ये भी देखना होगा कि बिल्कुल जिस होम रेमिटेंसेज हैं, जिस काम के लिए पैसा भेजा जा रहा है वो आए, या फिर मुल्क के मफाद में है कि जितना ज़्यादा भेजें। हाउ डज़ दैट वर्क आउट? सो बेसिकली जब भी आप रेमिटेंस भेजते हैं फ्रॉम अब्रॉड और यहाँ पे आती है थ्रू बैंकिंग चैनल्स, तो डेफिनेटली उसकी KYC भी हो रही होती है। आपसे पूछा जा रहा होता है कि किस रिलेशन से आ रही है और किस मकसद के लिए आई थी। मोस्टली जब आपके रिलेशंस होते हैं, आप बताते हैं कि आपके भाई से आ रही है, आपके फादर सेंड कर रहे हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ लेजिटिमेट रीज़न वाई इट्स बीइंग सेंट। PRI एक ऐसा इनिशिएटिव है, बेसिकली PRI स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, जो एक जॉइंट एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इन तीनों की जॉइंट कोलैबोरेशन से हुआ ये है कि जो पहले मसले मसाइल थे रेमिटेंस सेंड करने के लिए, वो अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। पहले एक मेजर इशू ये आता था कि जब सेंडर जाता था किसी भी जगह पैसे भेजने के लिए पाकिस्तान, उसको चार्जेस अप्लाई होते थे। सेकेंडली जब रिसीवर आता था तो रिसीवर को और पैसे चार्ज हुआ करते थे, एक्सचेंज कंपनीज अलग चार्ज करती थी। तो वाया PRI अब होता यह है कि उनको एटलीस्ट सेंडर को कोई पैसे नहीं भेजने, जब रिसीवर जाता है पैसे रिसीव करने के लिए तो बैंक भी कोई डिडक्शन नहीं पे काट रहा होता उसकी। अच्छा एवलिन, ये भी आप बताइएगा कि पहले हवाला हुंडी और मुतअद्दिद गैर कानूनी तरीक़ों से पैसे आते थे, तो अब गालिबन ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और प्रॉपर मीन्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं, जिनमें से एक का आप तस्करा भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पेमेंट रिसीव करने में और टाइमली रिसीव करने में तो कोई इशू नहीं होता लोगों को। बेसिकली हुंडी एंड हवाला इज़ बेसिकली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो इलीगल मीन से पैसे आते हैं, अभी भी वी फेस दिस इशू, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेजर्स किए गए हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई हुंडी एंड हवाला से पैसे भेजता है तो वो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड रिसीव्स हैं, तो आपकी FX में वो अकाउंट फॉर ही नहीं कर सकती और बहुत ईजिली मिस यूज़ हो सकती हैं फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। अभी जब भी पैसे आते हैं थ्रू पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, तो एक तो इट्स लीगल मीन्स इट्स सेफ़, आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर आपके फंड्स आ रहे हैं तो वो अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो सेफ़ है और आपके प्यारों को यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और चीज़ जो है विच इज़ बेसिकली रेमिटेंस वॉलेट्स, जिसमें JS बैंक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एज वेल। अब होता ये है कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर भी बैठा हुआ है तो एक मोबाइल नंबर के थ्रू पाकिस्तान बैठ के रेमिटेंस सेंड कर सकता है। इट्स बेसिकली 3 स्टेप्स और 2 मिनट में आपका वॉलेट खुल जाता है। हमें आपकी बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत होती है, आप किसी भी मर्चेंट के पास जा सकते हैं और मर्चेंट के पास जाके आप वॉलेट खोल सकते हैं, और ये रियल टाइम होता है, बेसिकली फ़ौरन से आपके पैसे आ जाते हैं एंड इट इज़ द फुल अमाउंट जो भी आपने भेजा हुआ होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। फाइनली एवलिन ये भी बता दें कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से इदारे हैं, JS बैंक का तो आप जिक्र कर ही रही हैं, कि जो रेमिटेंसेस के पूरे अमल को बिल्कुल क्लैरिटी से शफाफ बनाने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं? So banks are definitely at the forefront of it. बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ collaborated with Ministry of Finance, Ministry of Overseas Pakistanis and State Bank of Pakistan. इनकी joint collaboration है जिसकी वजह से पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव आया था। Now what this is managed through the State Bank office. अब होता यह है कि दिस इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव, बेसिकली कहीं से भी आपकी रेमिटेंस आ सकती हो और दिस इज़ वेल रेगुलेटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड और इसको ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट भी मिला है। जो कंट्री स्पेसिफिकली डिपेंडेंट होती हैं रेमिटेंसेस पे, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फिलीपींस, यहाँ पे भी PRI जैसा कोई इक्वल नहीं है, तो PRI इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी हैव कम अप विद। बाकी बैंक्स ने काफ़ी कोलैबोरेशंस किए रेमिटेंसेस के लिए भी, क्योंकि पहले एक इशू ये भी था कि जब कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जाता था किसी दुकान पे पैसे भेजने के लिए, अब उसको ये नहीं पता होता था कि जो मैं पैसे भेज रहा हूँ उसकी अलायंस किसी बैंक के साथ है भी या नहीं। उसके लिए एक काम ज़रूर ये किया गया है कि वीव हैड इन क्वाइट अ फ्यू कोलैबोरेशंस रेमिटेंस पार्टनर्स के साथ, काफ़ी अवेयरनेस की गई है। अगर कोई रेमिटेंस पार्टनर की रिटेलर दुकान पे भी जाता है तो वहाँ पे क्लियर नोटिस मेंशन्ड होते हैं कि आपका पैसा जो जा रहा है थ्रू PRI जा रहा है और थ्रू बैंकिंग चैनल, सो इट्स सेफ, इट्स लीगल एंड आपके फैमिली को बहुत आराम से मिल जाएगा। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया एवलिन जूलिया गिल, आपने हमें बड़ी अच्छी तरह ये समझा दिया। देयर आर सो मेनी पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड और सारा तरीक़ेकार ये होता है कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमेशा एक शक के दायरे में होते हैं कि क्या पैसे पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए। तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि फिर जो इलीगल मींस के थ्रू पैसे आते हैं, हाँ, वो आपके ख़ानदान को तो मिल जाएंगे लेकिन मुल्क
में ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होगी और मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। और फिर अगर पर्सनली आप मुल्क के हवाले से ना भी सोचें, पर्सनली भी अगर आपका दिल चाह रहा है सोचने को, तो उसमें बड़ा कुछ कट भी जाता था। भेजा क्या है, मिला क्या है, तो वो एक कंफ्यूजन भी चल रही होती थी। एज इट इज एवरीथिंग शुड बी डन लीगली, तो लिहाजा ये उसका तरीकेकार है। नहीं तो कल अगर आप इलीगल मींस पैसे भेजेंगे तो कभी ना कभी तो कोई गुंजाइश रही नहीं है। मतलब बिल्कुल एक एम्बेरसमेंट से बचने के लिए, और वैसे भी टू कम इनटू द फोल्ड प्रोग्रेशन की, आपको लीगली ही चीजें करनी पड़ेंगी। जी, अभी आगे बढ़ेंगे। आपको पता है न्यूजीलैंड में अब लॉकडाउन में इस कर दिया गया। आई एम अ फैन ऑफ न्यूजीलैंड एज यू नो, एंड देयर प्राइम मिनिस्टर मरीज था ना कोरोना वायरस का, वो भी गायब हो गया। मतलब वो भी रिकवर कर गया। लीडरशिप की वजाहत आमतौर पर मुश्किल है, लेकिन जब कौम को किसी बहरान का सामना हो तो ऐसे में लीडर की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। और आप यू जस्ट नीड अ नेकेड आई, आपको आंख से देख के पता लग जाता है कि हाँ ये वाकई इस बहरान में कौम को लीड कर रहा है फ्रॉम द फ्रंट इंसान या नहीं कर रहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के ये अल्फाज हैं उन रहनुमाओं के लिए जिन्होंने अपनी कौम को कोरोना जैसे बहरानों में संभाले रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये अल्फाज कहे न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन के लिए, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के लिए, ताइवान के सदर क्या है इनका नाम हुमैन, साई इंगवेन, और आइसलैंड की वज़ीर आज़म कैटरिन जैकब्स डॉट के लिए भी। और न्यूजीलैंड में कल कोरोना का आखिरी मरीज भी सेहतयाब हो गया और अब वहाँ मोस्टली यस, और अब वहाँ ज़िंदगी वापस मामूल पर आ रही है। और इनफैक्ट वहाँ तो स्कूल्स भी खुल रहे हैं, अंदाज़ा आप ये करें। और इसी तरह जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी फौरी इकदाम उठाए और आवाम को वबा का शिकार होने से रोका। एंड शी वाज इन द एंटायर यूरोपियन स्टेट। आप सोचें कि जर्मनी को काफ़ी सराहा गया था। और इसी तरह जो वायरस का स्ट्रेन था वो बहुत खौफनाक था इन यूरोप, यू नो, इटली और ब्राजील, और इन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली उस चीज़ को समझ लिया और ऑलरेडी मेजर्स लेना शुरू कर दिए। और इसी तरह ताइवान के सदर साई इंगवेन ने भी कोरोना के खिलाफ फौरी मुतहरिक हो गए वो, और वायरस को काबू में रखा। वेरी टफ डिसीजंस वर टेकन एट अ वेरी अर्ली स्टेज। और ये खातून सदर है हमारे ताइवान की भी, और मुकम्मल ट्रेनिंग सिस्टम का इंतजाम भी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे के वज़ीर आज़म की कोशिशों की भी तारीफ की है। और कम उम्र होने के बावजूद इन मुल्कों की लीडरशिप ने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन सलाहियतें दिखाई हैं। तो जहाँ जहाँ ज़बरदस्त प्रेसिडेंट सेट हुई है उसको सराहा जाना चाहिए। और एक चीज़ जर्मनी की बात करें हम, जर्मनी में कोई कम के बात कहते हैं ना कि बड़े कम केसेस थे, न्यूजीलैंड में कम आबादी है, जर्मनी में तो हज़ारों में केसेस थे। अच्छा, कैन आई जस्ट पॉइंट आउट, वापस आ जाए कि एक चीज़ जो कि कॉमन थी, जो कि ऑब्वियसली आपने नोटिस तो कर ली होगी, बट आई नीड टू रीइटरेट इट, कि ये सारे मुल्क जो थे इनके हेड्स ऑफ स्टेट खवातीन थी। एंड दिस रियली, इस पे तो मैं कहती हूँ कि जब कोरोना इंशाल्लाह ख़त्म होगा और बहुत सी स्टडीज़ होंगी और रिसर्चेस वगैरह होंगी, तो ये चीज़ ज़रूर रिसर्च होनी चाहिए कि जहाँ खवातीन रूल कर रही थी वो बेहतर क्यों निकले। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। मुझे तो पता है कि क्यों, बट आई गेस द रेस्ट एवरीबडी नीड्स टू नो। अच्छा जी, आप बताएं, आप क्या बता रहे हैं? अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं पाकिस्तान के रेकॉर्ड साज हॉकी खिलाड़ी और पेनल्टी कॉर्नर के स्पेशलिस्ट सुहेल अब्बास को। सुहेल अब्बास ने 9 जून 1975 को कराची के एक स्पोर्ट्स घराने में जन्म लिया। सुहेल अब्बास ने करियर के आगाज में ही अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था। भारत के खिलाफ 98 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और उसी साल अजलान शाह की टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 20 गोल्स बनाकर पहली मर्तबा पाकिस्तान को इवेंट का फातेह बनवाया। There you go, सुहेल अब्बास। सुहेल अब्बास पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के साथ साथ दुनिया भर में सबसे खतरनाक और तेज रफ्तार ड्रैग फ्लिक्स किया करते थे। और सुहेल ने अपने करियर में बहुत से एजाज़ात अपने नाम किए हैं, जिनमें से अब भी आलमी रिकॉर्ड हैं, बहुत से अब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। करियर के इब्तदाई 7 साल में सुहेल ने सबसे ज़्यादा गोल्स का आलमी रिकॉर्ड भी बनाया। 1999 में सुहेल अब्बास एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा यानी 60 गोल करने वाले वाहिद खिलाड़ी रहे। अच्छा, ये तो हमने चंद चीज़ें गिनवाई हैं, वरना जो इनके फैंस हैं दे वुड नो कि देयर इज़ अ होल लिस्ट। So happy birthday सुहेल अब्बास, may you have many more. Happy birthday to you। और आपको बताएं कि मुल्क भर में आटे की कीमत को ब्रेक नहीं लग रही और इजाफा ही इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन के मारे गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। हुकूमत हिदायत देती है लेकिन कोई सुनता नहीं और लाहौर में फ्लावर मिलों के बाद आटा चक्की मालकान ने भी आटे में 3 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया है। और इस तरह फीमन कीमत में 120 रुपए इजाफा हो चुका है।
आटा चक्की मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि रमज़ान मुबारक पे आवाम की सहूलत के लिए 3 रुपये कमी करके 62 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस वक्त कीमत 1900 से 2000 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है और ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात अलग हैं। चक्की मालिकान का कहना है कि हुकूमत अगर हमें रिलीफ दे तो हम भी देंगे। ये मसला सिर्फ लाहौर या पंजाब तक महदूद नहीं है, पूरे मुल्क में आटे की कीमत पुरस्तार तौर पर बढ़ रही है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत चुप खड़ी तमाशा देख रही है। पहले चीनी, फिर आटा और पेट्रोल तो माशाल्लाह साथ साथ चल रहा है बहरान। बिल्कुल, पेट्रोल की भी पूरी कहानी अगर वक्त हुआ तो उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया कमोडिटीज एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम खान साहब, जो हमारे सवाल हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्क भर में आटे की कीमत में अचानक इजाफा देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सप्लाई मुतासर होने की वजह से ये महंगाई हुई। आपके ख्याल में यही वजह है या एक बार फिर नाजायज मुनाफाखोरी की जा रही है, क्योंकि चीनी और इतनी और चीज़ें इन द बैकग्राउंड हो चुकी हैं कि अब जरा समझने में और बिलीव करने में टाइम लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मरतबा जो है गंदम मुल्क में उसकी पैदावार होगी कोई तकरीबन 25 मिलियन टन से भी कम हुई है, और इस पैदावार की कमी की वजह से जो मुनाफाखोर हैं, होल्डर्स हैं, वो भी एक्टिव हो गए। और हमें जो अंदाज़ा था, हुकूमत का टारगेट था कि 27 मिलियन टन की प्रोडक्शन होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल आने की वजह से मार्केट के अंदर जो है होल्डर्स ने होर्डिंग की, और गवर्नमेंट जो है प्रोक्योरमेंट उन्होंने डिले की थी, जिसकी वजह से उनके अपने टारगेट जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के थे वो भी पूरे नहीं हो सके, और ये वजह बन रहे हैं प्राइस हाइक की, आटे की कीमतों की में इजाफे की। और फ्लावर मिल्स के लोग जो हैं वो इस पे आय कर रहे हैं कि हुकूमत के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वहाँ से रिलीज़ किया जाए ताकि वो सस्ता आटा फराम कर सके मार्केट में। अच्छा शम्स साहब, आटे की कीमत पर कंट्रोल के लिए हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या ये हालात संभाले जा सकते हैं? देखिए जी, हुकूमत के पास जो है ये एक ऑप्शन है कि मार्केट फोर्सेस को आपस में कम्पीट कराए। इस वक्त जो थे कि मुल्क के अंदर इंपोर्ट अलाउ नहीं थी, लेकिन अभी कल ही हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी, और उसके अलावा जो 6% टैक्स था उसको ख़त्म किया, 2% एडिशनल टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया, और आज़ाद कोई लिमिट नहीं रखी क्वांटिटी की जिसकी वजह से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड होती, तो उसको इजाज़त दे दी है। अब उसकी जो इम्पेक्ट है मार्केट में वो ये फौरी तौर पर नज़र आया है कि मार्केट में ओपन मार्केट की जो कीमतें जो हफ्ते के दिन तक 45 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो थी वो आज कम होकर 42 रुपये किलो पे आ गई हैं, और इससे लगता है कि जो स्पेकुलेटर्स थे उनके ऊपर जो है एक असर हुआ है इस आज़ादाना पॉलिसी का, और ये एक हुकूमत की बेहतर पॉलिसी नज़र आ रही है कि आप इसमें एक मार्केट को फ्री मार्केट फोर्सेस को कम्पीट कराने का मौका दे रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी कीमतों में कुछ कमी महसूस हुई। और वैसे इस पर भी गौर ख़ौज़ होना चाहिए कि बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, उसमें भी अगर अपनी खपत के मुताबिक गंदम नहीं प्रोड्यूस हो रही तो क्यों नहीं हो रही? वैसे क्यों नहीं हुई ये भी सवाल है। 25 मिलियन टन का इन्होंने किया और एक्सपेक्टेशन 27 की थी, तो आप सोच ही लें। अच्छा जी, टाइम बड़ा कम रह गया और एक मुबारकबाद भी देनी है। पाकिस्तानी क्रिकेट फास्ट बॉलर रुमान रईस ने बेटी की पैदाइश पर अपनी बेटी और अहले खाना की तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगाई हैं। हाउ क्यूट, लुक एट दैट पिंक बंडल, वेरी नाइस पिक्चर्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। रुमान रईस ने अपनी बेटी का नाम रोहा रईस खान रखा है। रोहा अदनान समी की बेटी का नाम भी रोहा है। नहीं, वाइफ का नाम रोहा है। आई डोंट नो, बट रोमान से मिलता जुलता है, दोनों आर से हैं तो अच्छा राइम कर रहे हैं। रोमान की बेटी रोहा, वेरी नाइस क्यूट नेम एज वेल। रोहा के कान में दादा ने आज़ान दी और कौमी क्रिकेटर ने बेटी की वलादत पर खुशी का इजहार भी किया और तस्वीरें लगाई ऑनलाइन, और ये इनका बेटा भी है पहले वैसे। हाँ हाँ, बड़ा ब्यूटीफुल किड्स। अच्छा जी, पॉप गुलकारा लेडी गागा का गुज़श्ता महीने रिलीज होने वाला नया गाना क्रोमैटिक हफ्ते नंबर 1 200 जी बिलबोर्ड 200 की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर रहा, और बिलबोर्ड के वो तो मेरा ख्याल है डन डील होती है। बिलबोर्ड के मुताबिक लेडी गागा का ये छठा एल्बम है जिसे पहली पोजीशन हासिल रही है, और इसके अलावा लेडी गागा का शुमार उन 8 खवातीन स्टार्स में भी होता है जिनके पास कम अज कम 6 नंबर 1 एल्बम तो हैं। So she is in that line. And she's famous for her unique style and unique sense. स्टाइल भी यूनिक है और आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, और फिर इनका फिल्म डेब्यू भी हो गया लास्ट ईयर, आपको याद होगा। तो यस, शी इज़
अच्छा जी, बहुत से लोग हमें अब ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि हमारे सवालात रह गए, तो कल 10 बजे दोबारा से हमारे साथ एक माहिर मौजूद होंगे, डॉक्टर मौजूद होंगे, एक्सपर्ट। आपके सवालात हम कोरोना से मुताल्लिक जो होंगे, जो बहुत सी गलतफहमियां उन्हें भी दूर करेंगे, जो क्वेरीज हैं आप करना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आप समझते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी से क्या पूछना, शर्मा जाते हैं, पूछ लें और हम पूछ लेंगे। तो लिहाजा डू कॉल इन टुमारो एज वेल। हम आपसे मिलेंगे कल। See you. Have a great day.